नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। पश्चिम बंगाल जहां चुनाव खत्म होते ही सियासत का तापमान कम नहीं होता बल्कि कई बार और बढ़ जाता है। लोकतंत्र का पर्व खत्म होता है लेकिन उसके बाद हिंसा, तनाव, टकराव की खबरें आती हैं। एक बार फिर वही तस्वीर बंगाल में उभरी है। चुनाव के बाद अलग अलग इलाकों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है और अब तो शुवेंदु अधिकारी, जिन्हें माना जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट, उनके निजी सचिव की गोली मारकर हत्या, और वो भी एक प्रोफेशनल एनकाउंटर जैसी हत्या ने इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या फिर इसके पीछे राजनीतिक कारण भी उतने ही बड़े हैं? क्या इसे चुनाव के बाद की हिंसा से जोड़कर देखा जाना चाहिए या जांच पूरी होने तक इंतजार? इस पर सियासत भी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी से सीधा राजनीतिक हमला बता रही है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है और हर घटना को राजनीति से जोड़ना गलत है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच कुछ बुनियादी सवाल जरूर हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, और वो हैं कि क्या बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा अब एक पैटर्न है? क्या यहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब टकराव और दबाव की राजनीति में बदलती जा रही है? क्या प्रशासन और कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम भी है? और सबसे अहम सवाल, क्या आम नागरिक, आम वोटर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है या फिर लोकतंत्र यहां डर और दबाव के साए में ही सिमटता रह जाएगा? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, और हर पक्ष से जवाब लेने की कोशिश करेंगे एक साथ। चर्चा शुरू करें उससे पहले इस पूरी घटना पर जो बयान सामने आए हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रात को मना करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुवेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुवेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। यही कारण हो सकता है। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। तब तृणमूल पावर में आया था और इस बार पावर से जाने के बाद उनका गुस्सा, उनका प्रतिहिंसा, उनका फ्रस्ट्रेशन, यही सब बाहर आ रहा है। हम लोग चाहते नहीं है कुछ हिंसा यहाँ पे बंगाल में, लेकिन बंगाल जैसा है कि ये जो गुंडा बाहिनी, मस्तान बाहिनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो खत्म करने में हम लोग को टाइम लगेगा। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रथ इन मध्यम ग्राम। इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं, ये अलग अलग बयान, और अब ये पूरी घटना, और उस पर अभी भी बहुत सारी खबरें लगातार आ रही हैं। लगातार कभी बाइक की बरामदगी, कभी और तथ्य, लेकिन बड़ा सवाल, जैसा मैंने कहा, यही कि क्या इस पूरे रक्त रंजित इतिहास से बंगाल कभी बाहर आएगा? ये चुनाव दर चुनाव हर बार सत्ता परिवर्तन या सत्ता की वापसी या कुछ भी ऐसा, वहाँ पर रक्त ही बहेगा। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा, टीएमसी के नेता संजय सरकार, कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टीएमसी के संजय सरकार फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। तो विजय जी, आपसे ही करता हूं। देखिए, शुवेंदु अधिकारी जी, जो कि हम एक बड़ी चर्चा है कि ये बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो बड़ी जीत दर्ज करके आए हैं। उन्होंने नंदीग्राम में भी और यहाँ पर भी दोनों जगह ममता बनर्जी को हराया, और माना ये जा रहा है कि उनकी जो जीत है उसके पीछे जो उनके पीए थे, निजी सचिव थे चंद्रनाथ रथ, उनका बहुत बड़ा हाथ था। और ऐसे में ठीक चुनाव के बाद उनकी हत्या हो जाना, हाँ बिल्कुल एक बार को तो लगेगा कि ये राजनीतिक साजिश का ही हिस्सा है, ये राजनीतिक साजिश ही है। लेकिन ये जो बंगाल के अंदर ये पूरा
हत्याओं का खेल और पूरी, और ऐसा नहीं कि ये पहली हत्या है चुनाव के बाद, इसके पहले और 4 हत्याएं हो चुकी हैं, इनफैक्ट 5 शायद जो मैंने पढ़ा। लेकिन क्यों, किस लिए, कौन करा रहा है ये? विपिन जी, ये तो स्पष्ट है। आपने देखा होगा 2021 में भी देखा होगा, 2016 में भी देखा होगा, 2003 से ही आप देखिए, जब से ये कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पे, तब से ही हिंसा का दौर जारी है। पोस्ट पोल भी और पहले भी, चुनाव के दौरान भी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कमर कस ली थी, तो जो आपने देखा होगा उस दौरान मेरे ख्याल से हिंसा ना के बराबर हुई और कोई मौत भी नहीं हो पाई। अब इसके बाद में जो पोस्ट पोल है, उसके बाद में आप देख रहे हो जिस तरह से टीएमसी मतलब इतने नीचे लेवल पे उतर आएगी, लोगों की जान लेने पर उतर आएगी, लोगों के तोड़ फोड़ कर रही है। और जिस तरह से इनके अभिषेक बनर्जी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि 12 बजे के बाद में कौन बचाएगा, तो तृणमूल के जो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, खड़गपुर से हमारे दिलीप घोष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद बताया कि उनके सामने जो उम्मीदवार थे टीएमसी के, उनका फोन आया कि मुझे अमुक व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कौन है, नाम बताया तो पता लगा कि वो तो टीएमसी का ही है। भाई तो आपका ही बंदा है, आपकी पार्टी का है। कि हाँ यस, अब हमारी आप रक्षा कीजिए। तो टीएमसी वालों के ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये इनका इतिहास रहा है। टीएमसी की जो पावर है, आप उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इनकी जो ताकत है, जो गुंडागर्दी है, उसके लिए तो मशहूर है। इसीलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार इन्होंने किए है, जिस तरह से जमीन हड़पी है, जिस तरह से तुष्टीकरण किया है, जिस तरह से इन्होंने धर्म की आधारित जो राजनीति की थी, हिंदुओं को अपने त्योहार नहीं मनाने दिया, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ये ममता दीदी की बौखलाहट है। आपने देखा होगा उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, क्योंकि वो संविधान हाथ में लेने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। मेरा पूरा ऐसा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया है और उनके निजी सचिव थे, उनकी अहम भूमिका थी इस चुनाव में, तो इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। और ऐसी हत्याओं के लिए लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबके साथ बोला था कि भय नहीं, भविष्य की बात कीजिए और ये अंतहीन हिंसा को छोड़िए। हमारा तो जीरो टॉलरेंस है। हमने तो डीजे बजाने पे भी रोक लगा दी थी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के जो महामंत्री हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो वहां पर चीफ सेक्रेटरी से मिलकर आए प्रतिनिधिमंडल कि भाई प्रशासन जाग जाओ, इनको रोको। किस तरह के यहाँ पे ये हालात बने हुए हैं। तो हम तो कहते हैं हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, ये हिंसा रोकनी है। इसलिए लोगों ने हमारे को वोट दिया। आपने देखा होगा जंगल राज था बिहार में, किस तरह से हमने जंगल राज में आज सुशासन कायम किया है। तो इसी तरह का हम, अगर हमारी ओथ होने जा रही है, जब ओथ होगी तो आप देखेंगे हम इन सब चीजों को ठीक कर देंगे। क्योंकि इस तरह के हम विशाल लोधी, माफ कीजिए, संजय सरकार भी आ गए हैं, टीएमसी वाले दिख रहे हैं मुझे। लेकिन उससे पहले 2-4 आंकड़े हैं मेरे पास। 4 मई बीजेपी का कार्यकर्ता नाम जादव बार और हावड़ा में इनकी हत्या हुई, यानी जिस दिन रिजल्ट आया, टीएमसी कार्यकर्ताओं पे आरोप। उसी दिन विश्वजीत पटनायक, अब ये खुद टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बेलाघाट में इनकी हत्या हुई, बीजेपी पे आरोप। बंगाल में 5 मई यानी अगला दिन मधु मंडल, बीजेपी के कार्यकर्ता, 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में इनकी हत्या होती है। टीएमसी के नेता कमल मंडल गिरफ्तार भी हुए, बाकायदा इस पर आरोप भी लगा। और 6 मई को चंद्रनाथ रथ, जिसके कारण आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये बातचीत हम कर रहे हैं, उनकी भी हत्या। और बहुत ही प्रोफेशनल पैटर्न में, वो टिपिकल एक एनकाउंटर जैसी हत्या इनकी की जाती है। और कौन है चंद्रनाथ रथ? वो शुवेंदु अधिकारी, जो कि अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के, उनके निजी सचिव। संजय जी, ये बताइए कि अब तो बीजेपी तो सीधा सीधा आप पर आरोप लगा ही रही है। कल शुवेंदु अधिकारी बोले, अभी विजय शर्मा जी भी बोले कि इन हत्याओं के पीछे सीधे तौर पे, हालांकि जो मैंने नाम पढ़े उसमें एक आपके भी कार्यकर्ता है, सीधे तौर पर जो है वो टीएमसी दोषी है और उनका पूरा पिछले 15 सालों से यही पैटर्न रहा है। देखिए, जो कल हत्या हुए हैं, जो चंद्रनाथ रथ, ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। मैं चाहता हूं उसकी इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी खत्म करके
जो आरोपी हैं उसको पकड़ कर फांसी देंगे, कोई जीरो टॉलरेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए पहले हम आता है विश्वजीत पट्टनायक को 4 तारीख को रात में 9 बजे घर से बुला के 11 बजे घर के सामने मार के फेंक के देके गया। उसके बाद में आबिद जो नानूर में मारा गया, जिस तरफ से मारा, मैं आपको अगर तस्वीर दिखाएंगे आपको आंख से आंसू आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरफ से यहाँ से मारा है, पूरा निकल गया, मौत हो चुकी है। हजारों को तैनात से मेरे पार्टी ऑफिस को जलाया गया, आदमी को घर जलाया गया, लूटा गया, पूरे तरफ से धमकी दे गया। क्या करना हुआ इस समय पर वायलेंस में आपको नहीं बता नहीं सकते हैं। चलिए, तो बंगाल का एक राजनीतिक जो मतलब जो रक्त रंजित है, इसको किसी भी तरफ से रुकना बहुत जरूरी है। रह गया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम बंगाल में जो चुनाव हारे हैं, तो संजय साहब आपने कहा कि ये बंगाल की राजनीति जो है रक्त रंजित है और किसी भी तरीके से इसको रोकना जरूर, बिल्कुल बहुत वैलिड सवाल, लेकिन ये करने के लिए आपके पास पूरे 15 साल थे। हम तो रुके हैं हर जगह, कहाँ बोले नहीं आपको मालूम है 2019 में 5 फरवरी के दिन बसंत पंचमी के दिन मेरे कालियागंज के विधायक सत्यजीत बिस्वास को शाम को गोली करके हत्या कर दिया गया था। मैं एक चीज आपको, हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हारे नहीं है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हारे हैं। कैसे लोकतांत्रिक? तो सुबह 8, सुनिए ना यार दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी जब बोलता था और सुनते तो मेरे को भी सुनिए धीरे धीरे। मालूम है हम लोग को सुनने का आपका अधिकार नहीं है, तो भी सुनिए। सुबह 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट होता है, रात 12 बजे तक काउंटिंग चलता है, वो भी क्या ईवीएम में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन में, बैलेट में नहीं। जहां पर लोकसभा का चुनाव अगर होता है 2 बजे तक नतीजा निकल जाता है, वो कितना 1800 से 2000 बूथ के अंदर में रहता है। और बंगाल में यह 200 से 235-40 बूथ के अंदर में उसको रात में 12 बजे तक काउंटिंग होता है। किस तरह से धांधली हो चुकी है सोच लीजिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक उपाय में सरकार नहीं है, एक लूटतांत्रिक उपाय में सरकार में आए हैं। आज लूटतांत्रिक उपाय में जो सरकार में आए, मैं आपको दावा को सर कह सकता हूं, अगर निष्पक्ष अगर चुनाव होगा तो ये अब मैं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट मिलने मैंने सरकार साहब आपकी बात सुन ली। अब जरा भारतीय जनता पार्टी को 2 मिनट के लिए हम अपनी बात से हटाते हैं, और ये आंकड़ा मैं आपको प्रॉपर आंकड़ा दे रहा हूं। मई 2011 से जुलाई 2016 183 पार्टी वर्कर्स की हत्या लेफ्ट पार्टीज के। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं है यहाँ पिक्चर में, लेफ्ट पार्टीज के। आपकी सरकार 15 साल की सरकार, और भी आंकड़े हैं, 131 बीजेपी वर्कर्स की हत्या। अब मैं आपको बता रहा इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है या लेफ्ट दोषी था? 1991 से लेकर 2011 के बीच में मेरे 54,000 कार्यकर्ता मौत हुई है। मैं आपको लिस्ट चाहिए तो दे देंगे, हम किस तरह से संघर्ष करके आए। तो 1991 से लेकर 2011 का बीच तो यही तो सरकार साहब, यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि आपके पास मौका था इतिहास बदलने का। अगर मैं आपके आंकड़ों की बात मान भी लूं, जो आप बता रहे हैं 54,000, तो आपके पास मौका था कि वो 54 से भी कम रहते, लेकिन आपने भी उसी परिपाटी को जारी रखा और वो हत्याएं होती रही और अभी भी हो रही है। आज चंद्रनाथ रथ को जो हत्या हुई है, मैं आपको बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में एसआईटी गठन किया जाए। वो भी एसआईटी कहां का पुलिस दिया जाए, कर्नाटक का पुलिस दिया जाए, केरल का लिया, तमिलनाडु को पुलिस लगे, निष्पक्ष उसको कराया जाए तो सबको दूध के दूध पानी को पानी मिल जाएंगे। कौन इस घटना का मतलब मेन आरोपी है, मैं आपको घटना बता दे रहा हूं। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मैं आपको तो सीबीआई इसको सही तरह से जांच करेंगे ना। आज तो देखिए, अब तो जो होगा वो होगा। मेरा सवाल इससे कई गहरा था। सरकार साहब, आता हूं आपके पास। विशाल लोधी भी है हमारे साथ, कांग्रेस के। बहुत प्रासंगिकता तो नहीं अभी आपकी इस चुनाव में, लेकिन आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और आपका भी एक इतिहास है। आपने भी शासन किया है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 72 से 77 तक आपका ही शासन था, और उस दौरान भी हत्या के नंबर हैं 1100 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या। यानी कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है जिसके हाथ पर खून नहीं है। पूरा पीरियड था उस समय के लिए बहुत कुछ करके किया था। मैं लोधी साहब, जैसे विपिन जी, अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को जैसे जीता, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मंच पे बोला कि अब बदला नहीं बदलाव, और भय नहीं भविष्य की ओर बढ़ना है। तो जैसे इन्होंने बदले का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहीं ना कहीं आज सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश में देखिए
कि किस तरह से इन्होंने सत्ता को कब्जा करने का काम करते हैं, लोकतंत्र को लूटने का काम करते हैं, तो ये इनके लिए कुछ नया नहीं है। तो आप देखिए, जब टीएमसी सरकार बनाती है उसके बाद भी दंगा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना रही है, उसके बाद भी तब दंगा हो रहा है जब 500 से ज्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां बंगाल प्रदेश में मौजूद हैं। उसके बावजूद भी आज पूरा बंगाल रक्त चरित्र हो चुका है। बंगाल की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं रह गई है। तो ये बहुत गंभीर और सोचने वाला विषय है। अब किसके समय में कितनी हत्या है ये वर्तमान का विषय नहीं है। वर्तमान का विषय ये है कि जो वहां पे तो ये वर्तमान, एक मिनट लोधी साहब, ये वर्तमान आसमान से तो नहीं टपक गया, ये वर्तमान धीरे 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 बनता हुआ यहां तक पहुंचा है। इसीलिए मैंने सबके आंकड़े दिए। ऐसा तो नहीं हो गया कि कल तक तो सब अच्छा था और अचानक से कुछ हो गया। वर्तमान कहां से आता है? वर्तमान आपके जो भूतकाल है उसी पे तो खड़ा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है जो पूरे प्रदेश में फैला है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र के द्वारा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके सरकारी महकमों को लगा के, चुनाव आयोग को लगा के सत्ता को छीनने और लूटने का जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है, यदि इसको ध्यान से देखा जाए, कहीं ये जनता का आक्रोश तो नहीं है। जो आक्रोश फूट रहा है उसमें ऐसा नहीं भी एक आप तो सर किसी और ही टेंजेंट पे ले गए। मतलब आप कह रहे हैं कि कल जो चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरा गया, सब कुछ हुआ और जिस तरीके से उन्हें मारा गया, जो पूरी खबर है वो जनता का आक्रोश था। देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के साथ किया है और आने वाले समय में वो एक मिसाल साबित होगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लोकतंत्र को, चुनाव को, चुनावी अधिकार को लूटने का काम किया, छुपा नहीं है। आप जैसे बड़े बड़े चैनलों ने इसको दिखाने का भी काम किया था। टीएमसी की विधायिका थी, वो हार के जा रही थी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वहां उर्दन काटने का काम किया, वो भयभीत थी। तो कहीं ना कहीं आज ये फैसला करना अच्छा, तो फिर 2021 का क्या कहेंगे? 2021 में तो हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, तब भी तो ये सब हुआ था। तब किसने किया था? जिसकी जैसी पाठशाला, जैसी शिक्षा, हारने के बाद भी यदि दंगाई, हमको लगता है कि पर्दे के पीछे वही लोग हैं और सत्ता पाने के बाद बदले की भावना से सत्ता की हुकूमत चलाने वाले भी वही लोग हैं। तो दोनों सिक्के के एक ही पहलू, ये एक गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं इसमें अमित शाह जी को भी थोड़ा गंभीरता से, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता चुनाव में बिल्कुल उतर कर चुनाव को कवर करने का काम अपने पूरे जीवन, अपने समय में करता रहता है, तो कहीं ना कहीं बंगाल की स्थिति बिगड़ी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना पड़ेगा और वहां पे जो आम आदमी परेशान है, जो पीड़ना का शिकार हो रहा है, जो वहां पे लूटा जा रहा है, जो पीड़न हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं लगाम करनी पड़ेगी। चलिए, अब तो जो होगा वो तो होगा, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन जो हुआ उसको भी तो कोई जवाब देगा, या वो सिर्फ सब भूतकाल में चला जाएगा? संगीत रागी साहब, बंगाल में क्या राजनीति का यही तरीका है? जान लो, राज करो तो जान लो, राज से बाहर निकलो तो जान लो। देखिए विपिन जी, आपने पूरा लगभग सारा उपसंहार रख दिया है और आंकड़ों के साथ रखा है। मुझे याद आता है एक बेंगॉल्स नाइट विदाउट एंड, एक उदयन नंबूदरी जी से थे, एक बड़े पत्रकार थे और वो पायनियर के साथ थे। उन्होंने बंगाल में कैसे साइंटिफिक रैगिंग होती थी, 2006 में एक पुस्तक आई थी। उसका एक वाकया मैं पढ़ रहा था सेन ब्रदर्स का। सेन ब्रदर्स कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे और सीपीएम के लोगों ने उनको मारा था और मारने के बाद उनके खून में चावल पकाया और उनकी जिंदा मां को खिलाया। अपने मरे हुए कटे हुए लाश जहां था बच्चों के सामने, वो मां को उसका चावल खिलाया था। साइबारी का घटना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीपीएम ने किस प्रकार के हत्या की संस्कृति की नींव रखी थी। और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी वही किया था। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की हत्या नहीं थी कि मार करके लटका दें, जिंदा लटका दें और पंचायत में सरेआम जिंदा मार डाला जाए ताकि लोग डर से वोट नहीं देने जाए। इस प्रकार की इस कार्य संस्कृति कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन सीपीएम ने इसकी शुरुआत की। मजेदार बात है कि देश का पूरा बौद्धिक वर्ग कभी सीपीएम के इस प्रकार के रक्त चरित्र और गुंडागर्दी पर कभी बातचीत नहीं किया। लैंड रिफॉर्म्स पर बात किया,
और कैसे बंगाल में 34 साल लेफ्ट ने शासन किया, इस पर बात किया। और बड़े बड़े पत्रकार और उस समय के चैनल, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे बड़े सारे लोग निकले हुए हैं, आज तो कई बड़े संपादक उसमें से निकले हुए हैं। उस चैनल को मैंने देखा कि कभी इस पर जिक्र करते हुए, चर्चा करते हुए नहीं देखा। सीपीएम की उसी संस्कृति को ममता बनर्जी ने अपने पास लाया और वही काम किया। टेरर, जिसको कहते हैं कि जघन्य हत्याएं, कोई दूसरा टॉलरेट न हो, इस प्रकार की संस्कृति के को और आगे बढ़ाया टीएमसी ने। तो जो आज आप कह रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि मैं मानता था कि हत्या नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या जमीन पर ऐसा न होगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। मैं मानता हूं कि हत्या होगी, बदला होगा, बदला लोग लेंगे। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि बंगाल को जिस चुनाव के बाद मैंने देखा, मैंने आज तक इस प्रकार का चीज नहीं देखा था। मैं फिर दोहरा रहा हूं एक एनेक्डोट से, जैसे पूतना की हत्या और कंस की हत्या के बाद गोकुल और मथुरा में उत्साह और होली देखी गई थी, लगभग वैसा ही था। कभी कहीं मैंने नहीं देखा कि सेक्रेटेरिएट में कर्मचारी लोग रंग अबीर और गुलाल लगा रहे हों। मैंने देखा था कार्यकर्ताओं के जो प्रदेश का ऑफिस होते थे, वहां पर चाहे जब भी जीत होती है पार्टी की, तो वहां पर इस प्रकार के उत्साह का माहौल रहता है। लेकिन सेक्रेटेरिएट में इस प्रकार की बात हो, गली मोहल्ले में इस प्रकार की बात हो, ये शायद देखने को किसी चुनाव के अंदर नहीं लेगा। मैं लगता था जैसे बंगाल पहली बार 1947 में नहीं, आज आजाद हुआ हो और एक खुली हवा में सांस लेने के लिए लोगों को एक मौका मिला है। लेकिन क्या किया? ममता बनर्जी ने पूरी राजनीतिक शालीनता को तार तार पर फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जेल से शासन चलाऊंगा, मामला सुप्रीम कोर्ट पर गया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई मेरे पास तो कोई इस प्रकार का कानून है नहीं, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये उनके नैतिकता का मामला है। ऐसी ही राजनीतिक अराजकता जैसे ट्रंप ने अमेरिका में व्हाइट हाउस के आसपास किया, वो त्याग पत्र देने से मना करते रहे, और जिस प्रकार का वहां पर हिंसा हुई, लगभग नहीं, तो इसको बिल्कुल इसे समझना बहुत जरूरी है। नहीं, आप संगीत रागी 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। उसी प्रकार की, देखिए, जब आपका नेता इस प्रकार की बात करते हो कि मैं हारा नहीं हूं, हराई गई हूं और मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगी, तो एक प्रकार का इसमें संदेश होता है अपने काडर्स के लिए, तुम सड़क पर उतरो, गुंडागर्दी करो, लाशें टांग दो, क्योंकि तुम्हारा नहीं। लेकिन संगीत जी, आपने ठीक है, ये तो इसका एक अभी का एक मौजूद जो बात है, मैंने आज बहुत सारी टीवी डिबेट सुनी, लेकिन आपने कुछ अच्छे पॉइंट उठाए और मुझे लगता है कि लोग जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। खबर एक बात है, लेकिन खबर के पीछे की थोड़ा इतिहास अलग बात है। आशुतोष, पश्चिम बंगाल में ऐसी पार्श्विकता क्यों कि चुनाव के दौरान कोई हत्या नहीं हुई तो खबर बनती है कि चुनाव बड़े उससे संपन्न हो गए हैं, कोई हत्या नहीं हुई, कोई मरा नहीं? क्यों पश्चिम बंगाल के साथ ये पार्श्विकता जुड़ी हुई है? आखिर ऐसा क्या हुआ? और अगर हुआ तो हुआ, सीपीआई की बात हुई या फिर लेफ्ट पार्टियों की बात हुई कि उस समय वो चलाया, उसे कोई नक्सलवाड़ी के आंदोलन से जोड़ता है, कोई किसी बंटवारे के बाद से जोड़ता है कि तब से हिंसा के बीच डल गए, लेकिन डल गए, खत्म क्यों नहीं हुए कभी? देखिए विपिन जी, पहली बात तो ममता बनर्जी इस देश की एक सम्मानित नेता है। वो किसी के रहमो करम पे नहीं, 3 बार अपने बल पे और भारी बहुमत के साथ चुनकर आई हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको उनका यहाँ असम्मान किया जाना चाहिए या उनको अपमानित करने की कोशिश करनी चाहिए। वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को लाइसेंस मिल गया है कि वो ममता बनर्जी के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोले। जैसे कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलेगा तो उस पर भी ऑब्जेक्शन किया जाएगा और मैं उस पर ऑब्जेक्शन करूंगा। लेकिन जिस तरीके से चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र विरोधी स्वर है एक तरीके से। दूसरी बात, अब ये वही पूरी सरकार थी। आपने देखा चुनाव के दौरान करीब 2.5 लाख के आसपास वहां सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई थी, और तब अगर हिंसा नहीं हुई तो अब हिंसा क्यों हो रही है? अगर तब हिंसा नहीं हुई तो उसका क्रेडिट अगर सरकार लेगी,
उसका क्रेडिट अमित शाह लेंगे, उसका क्रेडिट अगर चुनाव आयोग लेगा, तो अब अगर हिंसा हो रही है तो इसका डिस्क्रेडिट कोई लेगा? मानेगा कि चूक हुई है, गलती हुई है, हम हिंसा रोकने में नाकाम रहे हैं। बुलडोजर लेके लोग कलकत्ता शहर के अंदर पहुंच जा रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस देख रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या तृणमूल कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं? और अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं तो फिर ये बता दिया जाए कि सरकार जो मौजूद है वहां पर चुनाव आयोग के नेतृत्व में, या सीआरपीएफ के जो लोग हैं, या जो तमाम नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, वो इस हिंसा को रोकने में पूरी तरीके से पर आशुतोष जी, मैंने आपसे सवाल थोड़ा उम्मीद के साथ पूछा था। देखिए, ये दावे प्रतिदावों का तो कोई अंत नहीं है, दिन भर से टीवी पे यही सब चल रहा है, लेकिन मैंने आपसे गहरा सवाल पूछा सर। नहीं, मैं आपके सवाल से ही सहमत नहीं हूं। पश्चिम बंगाल की संस्कृति को पार्श्विकता से जोड़ने से मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक नैरेटिव बना के उसकी तस्वीर को धूमिल करने का जो प्रयास है, मैं उससे पूरी तरीके से असहमत हूं। मेरा ये स्टैंड है। ठीक है, बंगाल की धरती, तो बताइए बंगाल की धरती वो है जो टैगोर की धरती है। बंगाल महर्षि अरविंदो की धरती, स्वामी विवेकानंद की धरती, माइकल मधुसूदन दास की धरती है। बंगाल का अपना एक बहुत रिच कल्चर है। तो इस तरीके से बंगाल के बारे में एक नैरेटिव बना देना कि बंगाल में पार्श्विकता है, ये गलत है। और किसी भी प्रदेश के बारे में ऐसा नैरेटिव नहीं बनना चाहिए। तो आशुतोष जी, ठीक है, आपने जो बात कही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो टैगोर की धरती है और वो खुदीराम बोस की भी धरती है और तमाम बड़े बड़े लोग वहां से निकले और उसका तो अपना पूरा इतिहास है, स्वामी विवेकानंद भी। लेकिन ये जो नंबर्स कह रहे हैं, ये जो हत्याएं कह रही हैं, ये जो चुनावी और राजनीतिक हत्याएं कह रही हैं, ऐसे फिगर्स आपको किसी और स्टेट के लिए याद है तो बताइए। नहीं, अभी हाल तक अगर आप 20 साल पहले की बात करते तो हर स्टेट में इस तरीके की हिंसा होती थी? नहीं होती तो आप बता दीजिए मुझे। बिहार में नहीं होती थी? नहीं, मेरे पास तो ये नंबर है सर। क्या बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही नंबर होते? क्योंकि फिर तो हमको थोड़ा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, इतने हम ऊपर से बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। क्या बिहार में हिंसा नहीं होती थी 3 सेशन के समय तक? होती थी कि नहीं? भयानक तरीके की हिंसा होती। उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं होती थी? होती थी हिंसा। ये जो अलग अलग तरीके के जो सेनाएं बनी हुई थी जातियों के नाम पे, वहां क्या हो रहा था? वहां भी तो जंगल राज था। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम एक विचारधारा से प्रेरित होके अगर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो गलत है। पहली बात तो हमें अपने नेताओं का सम्मान करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये जो विपक्षी नेताओं को जबरदस्त तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, उनके बारे में, अखिलेश यादव के बारे में कहते टोटी चोर है, लालू यादव के बारे में कुछ और कहा जाता है, ममता बनर्जी के बारे में कुछ और। ये बिल्कुल गलत परंपरा, ये लोकतंत्र विरोधी परंपरा है और इससे देश का भला नहीं होगा, इससे देश का नुकसान होगा। अब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है आशुतोष जी, कि यहाँ नेताओं के अपमान सम्मान की बात अलग है, वही राजनीतिक प्रतिनिधि बैठ के ही उन पे कर रहे, नहीं वो अलग चीज हो सकती है, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन बंगाल की, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी नेता, किसी राजनीतिक पार्टी की छवि एक क्रिमिनल की तरीके से बनाते हैं, उसके प्रति शत्रुता का भाव पैदा करते हैं, तब ये समस्या पैदा होती है। मैं जो बात कहना चाहता हूं, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ बंगाल में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, असम भी था, केरल भी था, केरल में तो लेफ्ट की सरकार थी, और तमिलनाडु में चुनाव हुए, वहां तो 2.5 लाख सीआरपीएफ नहीं लगानी पड़ी, वहां तो ऐसे बयान नहीं देने पड़े कि बिना हत्या के चुनाव पूरा हो गया, वहां तो अभी चुनाव होने के बाद हत्याओं की ऐसी खबर तो नहीं आई। तो इसमें तो ना कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, ना इतिहास में जाने की जरूरत नहीं, वर्तमान ही अपनी कहानी कह रहा है सर। बिल्कुल आपकी बात सही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर इस चुनाव, पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में अगर एक भी हिंसा नहीं हुई और उसके लिए तमाम सुरक्षा के बल, इलेक्शन कमीशन, तमाम लोग अगर क्रेडिट ले रहे हैं, तो अब तो ये कम से कम ये डिस्क्रेडिट ले कि हमसे चूक हुई, हम हिंसा रोकने में नाकाम रहे। वो तो ठीक है ना। चलिए, वो ये बात नहीं कह रहे हैं। नहीं, एक ये बात नहीं कही जा रही। बात उतनी सी होती तो बात क्या थी आशुतोष जी? मैंने तो बात देखिए बात इतनी सी है कि विचारधारा से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक चेतना का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरा कहना है। दो चीजों को मिलाने की कोशिश मैंने तो कम से कम नहीं की यहाँ पे। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और एक और बात, अगर इतिहास इतना गौरवान्वित था और अगर वर्तमान रक्तरंजित है, तो आप उस इतिहास को लेकर उसके रिफ्लेक्टिव ग्लोरी में आज की चीजों को तो अनदेखा नहीं कर देंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति रक्तरंजित है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। मुझे गर्व है पश्चिम बंगाल की संस्कृति के ऊपर।
ये तस्वीर जो पेंट की जा रही है ना, मुझे ये ठीक बड़ा है, खतरनाक संगीत रागी नैरेटिव है। हो सकता है, नहीं हो सकता है कि हम गलत हों। संगीत आप रागी, ममता बनर्जी को पूतना कहने की कोशिश करें। ये अरे कौन सी नहीं सर, संस्कृति? तो ममता हिंदू बनर्जी संस्कृति का नहीं तो है। नाम भी नहीं लिया अभी। ये हिंदू संस्कृति बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी का नाम, हिंदू संस्कृति है। देखिए यहाँ और जो तो लोग इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं वो नहीं दरअसल नहीं हिंदू ना तो हिंदू है, आप ना हिंदू मानस आप को ममता समझते हैं। बनर्जी पे अटक गए हैं। नहीं नहीं, बात ममता बनर्जी की है नहीं। मैंने कांग्रेस के आपके आंकड़े दिए, मैंने सीपीएम के आंकड़े दिए, 55,000 हत्याएं, 28,000 हत्याएं, इतनी हत्याएं, उतनी इसी हत्याएं। कार्यक्रम में देखिए विपिन जी, आपके इसी कार्यक्रम में संगीत रागी जी ने पूतना और कंस का नाम लिया। क्या ममता बनर्जी पूतना है? ये कौन सी संस्कृति है? क्या ये हिंदू मानस है? क्या ये हिंदू संस्कृति है? वो आप उनसे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। इस तरीके से करने का प्रयास करते हैं, संगीत रागी साहब, वो हिंदू है ही नहीं, वो सिर्फ नफरत से भरे हुए लोग हैं। अब आप एक अलग विषय पे बात कर रहे हैं। संगीत रागी जी, विपिन जी, मैंने एक एनेक्डोट दिया था और वह उस पर अभी भी अड़ा हुआ हूं। कोई यदि हत्या करवाता है तो उसको हत्यारा कहा जाता है, और यदि वो महिला कराती है तो उसे हत्यारिन कहा जा सकता है। जो 58 लोग मारे गए थे पोस्ट पोल वायलेंस लोकसभा चुनाव के पश्चात, पिछली बार विधानसभा के पश्चात, वो क्या उसका नेतृत्व करने वाली महिला के लिए क्या कहा जा सकता है? पंचायत के चुनाव में 75 लोग मारे गए थे, 28,000 लोग आसाम भागे थे, 36,000 लोग झारखंड भागे गए थे। ये भारत के किसी चुनाव में नहीं होता था। ऐसे महिला को नेतृत्व करने वाले महिला का क्या कहा जाए? उसकी छवि बर्बाद कर रहे हैं, या उसकी छवि पहले से ही बर्बाद और धूमिल है, रक्त रंजित है। जो महिला ये कहती हो संसद में स्पीकर के आसन को जाकर के पर्चा फाड़ करके फेंक देती है, जिसका कोई संसदीय चरित्र नहीं है, जो मर्यादा में विश्वास ही नहीं करती हो, अध्यक्ष के आसन के पास चिथड़े फेंक देती हो, वो क्या ये एक संसदीय चारित्रिक अब ये कोई उदाहरण है क्या? और किसके लिए? कि वो बांग्लादेशियों पर चर्चा करे। इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और वही जब बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके वोट बैंक बन जाते हैं तो फिर आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं। मैं तो देख रहा हूं कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश, राहुल गांधी जिसके पैरोकार जो है वो आशुतोष हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बेहतर कांग्रेस का डिफेंड करने के लिए रोज टेलीविजन पर आते हैं। नहीं रागी साहब, पर्सनल अटैक मत कीजिए, रहने दीजिए। नहीं ठीक है, पर्सनली मत जाइए, फिर दूसरी जगह चली जाएगी डिबेट। नहीं उन्होंने चूंकि मेरा जिक्र करके बोला कि मैं भारतीय संस्कृति और क्या संस्कृति, उनसे मुझे संस्कृति की जरूरत नहीं, उन्होंने आपको ये बोला कि आपने जो शब्द यूज किए वो उनका अपना है, लेकिन अब वो कांग्रेस के प्रवक्ता या उनकी अपनी राय है, ठीक है, उन तक ही रहने देते हैं। लेकिन एक सवाल मैं संजय सरकार साहब के पास लेके जाता हूं, और अगेन मैं कह देता हूं साहब कि यहाँ आशुतोष, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका भी, कि यहाँ आशुतोष जी को गलत साबित करना पर्पस नहीं है, या किसी और चीज को जबरदस्ती सही साबित करना पर्पस नहीं है। लेकिन संजय सरकार साहब, आप तो उसी मातृभूमि से आते हैं, उसी पश्चिम बंगाल में आपकी पैदाइश है और अभी तक आपकी राजनीति वहां पर हुई है। आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सीपीआईएम के वक्त में या लेफ्ट पार्टीज के वक्त में वो हिंसा होती थी और इतनी बड़ी हिंसा होती थी। क्या आप भी इस बात से इनकार करते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास है पूरा रक्तरंजित है? आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, कहां पर बंगाल के बाहर में होता है, आपको मालूम है? थोड़ा दिन पहले त्रिपुरा में एडीसी मतलब जो प्रशासनिक चुनाव हुआ था, जहां पर त्रिपुरा मोटा 28 और 24 और भारतीय जनता पार्टी, वहां पर कितना रक्तरंजित हुआ था। अब देखें किस तरह से घर तोड़ा गया था, किस तरह से मारा गया था, किस तरह से पीटा गया, किस तरह से लौटा गया था। अब देखा त्रिपुरा में विदाउट कॉन्टेस्ट में पंचायत चुनाव में 90% सीट जीत जाता है। हिंदुस्तान का कहां पर है बताइए तो आप मेरे को। आप इतना बड़े बड़े चैनल में बैठे, और रह गए संगीत रागी को बारी में हमने क्यों जहर उबालने के लिए आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे सरकार साहब ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से ही थोड़ी प्रतिस्पर्धा रख रहे हैं, और वो भी थोड़ी खराब वाली। मैं बात कर रहा हूं तथ्यों की, मैं बात कर रहा हूं इतिहास की। आप एक दूसरे के ऊपर रंजिश निकाल रहे हैं। आप बोल रहे हैं 1972 से 77 बंगाल में क्या हुआ था, आपको मालूम है? कुछ जानकारी है? आप जानकारी बताइए, आप बताइए। नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था बंगाल के अंदर में, जिस तरफ से हत्या हो रही है, नक्सलाइट लोग हत्या कर रहा था। वो बोल रहा था
बंदूक का नल से राजनीति होगा, सत्ता का राजनीति नहीं होगा, मैंने चुनाव नहीं होगा। उसी चलते नक्सलाइट लोग आंदोलन किया था यहाँ पर। आप जानिए, थोड़ा जान के बोलिए किस कारण हुआ था। उस समय सिद्धार्थ शंकर राय जी बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उस समय उसको दमन किया जाता केंद्र सरकार की तरफ से। घर घर में मर्डर होते थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग नक्सलाइट हो गए, बंदूक लेकर रास्ता में शायद आपने फिर मेरा वो सुना नहीं। मैंने 1972 से 77 के बीच कांग्रेस शासन में 1100 लेफ्ट कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करके सवाल पूछा। जनता भी मरा था, और जो सीपीआईएमएल को जो प्रतिष्ठा हुआ था, उन लोगों को कार्यकर्ता के साथ में लड़ाई हुआ था, नक्सलाइट भर से पुलिस लड़ाई हुआ था। तो नक्सलाइट कहां से आए? मंगल ग्रह से आए सरकार साहब? नहीं, देखिए सीपीआई नक्सलाइट किसी नक्सलाइट क्या सिर्फ आपके राज्य में हुए? देश के बाकी राज्यों में नक्सल समस्या नहीं हुई? वहां के तो इतिहास ऐसे नहीं है। चारू मजुमदार से लेके बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर थे, चारू महादेव सन्नाल। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात होना चाहिए। आप बोले ना, आप बता। रक्त रंजित किसने स्टार्ट किया था बंगाल में? हमने क्या 2019 को पहले बताइए। देखिए फिर आप पर्सनल हो गए सर। मैंने आपसे क्या कहा? अभी मैंने यही तो बात कही कि आपने ये बात शुरुआत में बोली कि रक्त रंजित है। अब स्टार्ट किसने किया, खत्म कौन करेगा, क्यों नहीं खत्म हुआ, ये अलग सवाल है सर। अच्छा, चुनाव का पहले अगर चुनाव आयोग अगर इसका बहुत बड़ा क्रेडिट लेंगे कि हम चुनाव ठीक से करा, चुनाव के बाद में क्यों क्रेडिट कहां दिया था खोज? अरे वो सारे सवाल आप सुनिए, ऐसे मेरे पास वीडियो है ना, जहां पर सेंट्रल फोर्स खड़ा है, पुलिस खड़ा है, वहां पर तोड़ भाग आग लगाया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैंने देखा, आपने दूसरे चैनलों पे वीडियो दिखाया अपने फोन में, देखा मैंने देखी आपकी डिबेट सुनी सर। काउंटिंग आप सुनी मैंने, काउंटिंग सेंटर के अंदर दीदी को किस तरह से मारा गया था, पीटा गया था, निकाल दिया गया था। आप बताइए तो आप कौन से बैलेट से वोट हुआ था? पर सरकार साहब मैंने कहां पूछा, आप कहां से बात को कहां ले गए? आप धांधली को नहीं मानने के क्यों तैयार नहीं है? धांधली हुआ है, बोले ना, लोकतंत्र का हत्या हुआ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय अभी जो पूछा वो सवाल का तो जवाब देते आप। चलिए विजय जी, अब आपने एक ही चीज में, एक ही धागे में सारे मोती पिरो दिए सर। आपने, मैं कुछ पूछा उसका कोई मतलब है ना? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जिस घटना बता रहे हैं। विजय जी जी पहले तो मैं आपको सबको एक खबर दे दूं कि वहां सरकार बर्खास्त कर दी गई है आर्टिकल 174(2) के बी क्लॉज के कारण। अभी प्रेस रिलीज मेरे पास आ गया है, तो ममता सरकार चली गई है क्योंकि उन्होंने कानून हाथ में लेने का काम किया, संविधान को रौंदने का काम किया। ये बड़ा दुखद है। और ऐसा, और जिस तरह से उनको महिमा मंडित कर रहे थे आशुतोष जी, मुझे लगता है संविधान में कहीं ये इस तरह से नहीं लिखा कि आप संविधान को हाथ में लो। हमारे गृह मंत्री 3 महीने जेल में रहे, कभी एक शब्द कोर्ट के बारे में नहीं बोला। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री उस टाइम मुख्यमंत्री थे, 8 घंटे एसआईटी के सामने उनसे पूछताछ हुई, एक शब्द नहीं बोला, एक कार्यकर्ता सड़क के ऊपर नहीं आया। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं उस हिंसा को, अभी आपके टीवी चैनल के ऊपर बोला क्योंकि ये हिंसा इसलिए हुई है कि वहां चुनाव ठीक ही नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि टीएमसी और इंडी गठबंधन वाले मिले हुए हैं, प्रायोजित हिंसा है ये। तो इस तरह, क्योंकि जब टीवी के ऊपर ये साफ बोल रहे हैं, और आशुतोष जी किस तरह से ले रहे, जो महिला गृह मंत्री भी हो, उनके राज में एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उनके सबूत नष्ट करने की कोशिश होती है, सीबीआई को जांच दी जाती है, और वो महिला एक शब्द नहीं बोलती है। और आप बताइए मुझे, मेरे पास ये आंकड़े हैं, मैं आंकड़े पढ़ के बताता हूँ। 2013 में 39 मौतें हुई पंचायत चुनाव में, 2016 में विधानसभा चुनाव में 8 मौतें, 2018 पंचायत चुनाव में 75 मौतें, 2019 लोकसभा चुनाव में 15 मौतें, 2021 विधानसभा चुनाव 29 मौतें हुई चुनाव होने के बाद में। इस तरह से 7,000 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। आप मुझे बताइए, आज बीजेपी चीफ सेक्रेटरी से मिल रही है, हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सारे बोल रहे हैं, जाके हम धमकी दे रहे, हम कह रहे डीजे भी नहीं बजेगा। और यहाँ ममता दीदी का एक बयान बता दीजिए, एक एफआईआर बता दीजिए 2021 में जो इन्होंने दर्ज कराई हो। आज सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं। कहो तो मैं अभी दिखा देता हूँ, डिटेल बता देता हूँ। कोर्ट क्या बोला? कोर्ट सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो पाया गया,
कान पकड़ एक साथ में दो इन्वेस्टिगेशन होता है कहीं? एक साथ में दो इन्वेस्टिगेशन होते हैं कभी? एक साथ में दो इन्वेस्टिगेशन, जब सीबीआई के ऊपर हाईकोर्ट ने बोला सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसका दो इन्वेस्टिगेशन एक साथ में चालू होता है, दो एफआईआर एक साथ में होता है। हाँ सर बताया था। चलिए मुझे जी हाँ आशुतोष जी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन विजय जी सरकार साहब रुकिए एक मुझे ब्रेक लेना होगा। एक मिनट रुकिए विजय जी, एक मिनट रुकिए, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा, एक छोटा ब्रेक लेना होगा। लेकिन बड़ा सवाल सर ये है, विजय जी भी और सरकार साहब आपकी सत्ता चली गई है लेकिन विपक्ष में आप बैठेंगे। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल से आपका नाता खत्म हो गया। नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ऑफेंड मत होइए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। और विजय साहब आप अब सत्ता में आए हैं, ये अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सत्ता में पहुंची है, टीएमसी आप भी हैं जो कि बैठेंगे उसी सदन के अंदर, भले ही कुर्सियां अलग होंगी, लेकिन क्या ये हिंसा रुकेगी? क्या पश्चिम बंगाल में बदलाव आएगा? ये बड़ा सवाल होगा। हमने बहुत बात कर ली हिंसा की, लेकिन बदलाव की भी तो बात करेंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सब कुछ बदला है, सत्ता बदली है, सब हुआ है, क्या वो बदलाव आएगा? क्या ये हिंसा, रक्त रंजित इतिहास जो भी है, मर्डर, खून खराबा चुनाव में बंद होगा? एक छोटा ब्रेक के बाद बड़े सवाल। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र, और वो क्यों? क्योंकि चुनाव हो गए बिना हिंसा के, अच्छी बात है, खबरें बनी, लेकिन उसके बाद चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार हत्याएं हो रही हैं। और अब तो जो हत्या हुई वो शुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव, और शुवेंदु अधिकारी वही व्यक्ति जिन्होंने ममता बनर्जी को उनकी दोनों सीटों पर हराया, और अब वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। इस तरह की चुनावी हत्याएं, चुनाव होने के बाद वाली हत्याएं, और पुराना इतिहास बंगाल का, उसी पे बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, और क्या इसका कोई अंत है या ये एक अंतहीन सिलसिला है? ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छे यहाँ पे कुछ बातें आई, तो कुछ तर्क भी ऐसे आए जो शायद समझ नहीं आए, लेकिन एक बार फिर से कोशिश होगी तथ्यों के साथ बातचीत करने की। संगीत रागी और आशुतोष दोनों कुछ बात रखना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अब बंगाल में बड़ा परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन क्या ये चीजें बदलेंगी, ये हत्याएं रुकेंगी, ये जो रक्तरंजित इतिहास या जो भी कुछ है, ये यहां से परिवर्तन की बेला शुरू होगी? हाँ जी विजय जी, आपके पास तो आऊंगा ही, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके होंगे ही होंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आशुतोष और संगीत जी के पास चला जाऊं। आशुतोष, आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन मेरा निवेदन होगा कि जो बात है, जो जिस धारा में बात हो रही उसी धारा में बात रखिए, फिर तो हम इधर उधर जाएंगे तो बहुत कुछ बात हो जाएगी। विपिन जी देखिए, विजय जी ने भी मेरे ऊपर हमला किया और संगीत रागी ने भी हमला किया, तो आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है, ये बहुत ही खतरनाक कोशिश है, और मैं नैरेटिव नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, अखबार की खबर है। ये अखबार है जो ये कहता है, दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन शो न्यू एनसीआरबी डेटा। ये दिल्ली के ये जो 19 सबसे बड़े शहरों का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है, और ये कह रहा है कि द कैपिटल सॉ एन इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन विद 13,366 ऑफेंसेस रिपोर्टेड इन 2023। आज का अखबार है ये। तो क्या हम ये दिल्ली के बारे में तस्वीर बना दें कि दिल्ली के अंदर सिर्फ बलात्कार होता है और यहाँ महिलाएं सुरक्षित है? अगर ये नैरेटिव गढ़ दिया जाए, इसमें तो कलकत्ता का नाम कहीं नहीं आ रहा। मैंने तो देखा ये सरकार का आंकड़ा, मेरा आंकड़ा है नहीं। दूसरी बात, अंकिता भंडारी उत्तराखंड के अंदर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, कुलदीप सेंगर ने क्या किया, साथ ही साथ हाथरस में क्या हुआ, और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिलाओं ने जो आरोप लगाया उस पर क्या हुआ? वो सारी सम्मानित महिलाएं हैं, और राम रहीम को हर तीसरे दिन जिस तरीके से बेल मिल जा रही है, जमानत मिल जा रही है, वो बाहर घूमता रहता है, हत्या और बलात्कार का शिकार बलात्कारी आदमी, उसके बारे में क्या कहें? तो पश्चिम बंगाल के एक दो घटना को लेकर बंगाल की तस्वीर रक्त रंजित कर दें, और एक दो घटना आशुतोष जी, तो फिर ये इतने सारे जो आंकड़े में नहीं हो सकता है। मैं आपकी चीज पे सवाल, मैंने आप दिल्ली के बारे में बात करिए ना, फिर मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं दिल्ली का ये अखबार क्या कह रहा भाई, दिल्ली क्या ये दोनों चीजें कंपेरेबल हैं आशुतोष जी? बिल्कुल कंपेरेबल है। इसलिए मैं कंपेरेबल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नैरेटिव बनाने की बात बनाते और कुछ नहीं करते। पर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूछा है, तो मैंने पूछा सर। ये जो नहीं, ये जो दिल्ली का अखबार है, मैं ये कह रहा हूं
ये दिल्ली का अखबार है, एनसीआरबी का डेटा है, वो कह रहा है कि दिल्ली मोस्ट अनसेफ। आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं विजय जी। तो इसके आधार पर क्या दिल्ली क्या छवि बना दी जाए, बता ठीक दीजिए है मुझे। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या छवि बना दी जाए, ठीक है ठीक है, तो ये नैरेटिव बनाना देश को कमजोर करता है, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो ये आशुतोष जी साफ कह रहे हैं विजय साहब कि आप एक नैरेटिव बना रहे हैं जो बंगाल को बदनाम करने के लिए। अंकिता भंडारी में बात करिएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह में बात करिएगा, राम रहीम पे बात करिएगा, कुलदीप सेंगर में बात करिएगा और हाथरस में बात करिएगा, उस पर जवाब दीजिए आप। आरजी का तो बहुत आपने सवाल खड़े किए। आपकी एक एक बिंदुवार बात का जवाब दूंगा। अंकिता भंडारी में सीबीआई जांच बैठा दी गई है और कुलदीप सिंह सेंगर को सजा। आरजी कर में भी जांच बैठा दी गई थी। आरजी कर में भी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आए, ऐसे बीच में बोलना के लोगों के नाम है, कोई अरेस्ट हुआ क्या? आपको टाइम मिलेगा बोलना। अरे ये गलत बात है, ये आपसे उम्मीद नहीं करता मैं इस तरह से। आप मुझे बताइए कुलदीप सेंगर को सजा किसके राज में हुई ना 20 साल की सजा। आज जेल के पीछे है ना। राम रहीम को किसने सजा कराई? हमारी सरकार ने ना। क्यों जमानत मिल रही है उनको? आप मुझे क्यों जमानत मिल रही? छोड़िए, अरे सुनिए ना। क्यों छोड़े? कैसे हिम्मत नहीं है? कैसे छोड़ दे? आपकी सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है भाई। आप मुझे बताइए कांग्रेस गुजरात के अंदर वो बाहर निकलते हैं, कातिल बाहर निकलते हैं, उनको मिठाई खिलाई जाती है। उनको मिठाई खिलाई जाती है, याद है ना आपको? याद है ना? क्या उसकी वजह से गुजरात की तस्वीर पेंट की जाए? क्या उसकी वजह से गुजरात की तस्वीर पेंट कर दी जाए जो बिल्किस बानो के बारे में हुआ? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बिल्किस बानो के कातिलों को विजय जी आशुतोष जी, नहीं मुझे क्या, एक मिनट विजय जी आशुतोष जी, विवेक जी मैं 5 इनकी तथ्यवाद दूंगा, हर चीज पे दूंगा। आप मुझे बताइए क्राइम किया राम रहीम ने किसके राज में? नहीं एक मिनट विजय सर, विजय जी एक मिनट विजय जी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए। राम रहीम पे इतनी मेहरबान क्यों? आशुतोष जी पुराने पत्रकार हैं, ऐसी हजारों डिबेट कर चुके हैं और उनको पता है कि डिबेट को कैसे दूसरी तरफ मोड़ा जाता है। उन्होंने देखिए आप, अरे आप उनके सवालों में मत आइए। उन्होंने डिबेट की दिशा ही मोड़ दी है, वो नहीं करना है अभी। आप मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। अरे नहीं सर, मैं आपके आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपके पास देखिए अनुभव है, आपके पास बहुत अनुभव है, लेकिन नहीं, मैं आपके सम्मान नहीं कर रहा हूं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, मैं किसी का अपमान नहीं करता, सच सम्मान मैंने बात रखी। हाँ जी संगीत रागी साहब। विपिन जी आपने सही कहा, सही चोर को सही जगह आपने पकड़ा। अरे सर ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, प्लीज सर प्लीज, नहीं ये चोर मत बोलिए, चोर वगैरह मत बोलिए। शाखा में तो सिखाया जाता है, इनकी घुट्टी में डाला जाता है। चलिए सब शांति के साथ बात करेंगे। हाँ जी बोलिए। कैसे डिबेट को भटकाया जा सकता है, कैसे कवर फायर ममता बनर्जी को दिया जा सकता है, ये आशुतोष से बेहतर। और मैंने आपको देखा था ना, पहले कहा था कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बेहतर प्रवक्ता हैं वो, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था, और ये पूरे डिबेट की धारा को अलग दिशा में मोड़ दिया। दूसरी बात, जिनके पास 2 पासपोर्ट होते हैं, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए और एक कांग्रेस के बड़े नेता जिनके अभी कोर्ट में केस चल रहा है, और जमाते इस्लामी बांग्लादेश का, ये सभी तीनों एक ही पेज पर है। बार बार कहा, रक्त रंजित क्यों चरित्र है? क्योंकि जितने इस्लामिस्ट जिहादी और जितने सीपीआई एमएल के गुंडे, ये सब तृणमूल कांग्रेस के एक्टिव सदस्य हैं, और इसीलिए ये रक्त रंजित चरित्र बंगाल का बना हुआ है। विवेकानंद की धरती, यदि अरविंदो घोष का संस्कार, यदि बंकिम चंद्र की धरती और उनका संस्कार और टैगोर का होता तो ये होता ही नहीं। लेकिन चूंकि नेहरूवियन सेकुलरिज्म भारत की सांस्कृतिक धारा से कंप्लीटली कटा हुआ था, उसके बाद, क्योंकि वह भी एक आयातित विचार था, नेहरू को भारतीय संस्कृति के बारे में तनिक भी ये नहीं था। उन्होंने बहुत बेशर्मी से ये कहा था कि हमको दक्षिण के मंदिरों में जाते हैं तो हमको सफोकेशन होता है। ये नेहरू थे, वो उनके भारत की संस्कृति के बारे में अद्भुत ज्ञान था। और जितने आताताई बर्बर इस्लामिस्ट थे, उनको वो बहुत युद्ध कौशल, बड़े आर्टिस्ट, बड़े संस्कारी, बहुत क्या क्या तारीफ किए हैं, बताने की जरूरत, घंटों इस पर बात की जा सकती है। दूसरी जो आई सत्ता में, ये कांग्रेस के चरित्र का बात किया, दूसरी जब सत्ता में आई तो वह भी एक आयातित विचार था। ये होमोजेनाइजेशन प्रोजेक्ट में विश्वास करते हैं। आप दुनिया में देखेंगे
कि कहीं भी टॉलरेंस नाम की चीज वामपंथियों में नहीं है, दूसरे विचारधारा को सह नहीं सकते। जिहादियों की भी यही विचारधारा है, वो दूसरे धर्मों को दुश्मन मानते चलते हैं, और इन्हीं दोनों के संपर्क के कारण बंगाल का रक्त चरित्र जो है आज भी वर्तमान है। अब देखिएगा, अब उसमें बदलाव जरूर आपको दिखाई देगा। मुझे 5 सेकंड दीजिएगा भाई। जी जी, लीजिए। देखिए, दूसरे धर्म से नफरत करने वाले जिहादी होते हैं। तो मैं गोलवलकर जी के बारे में क्या कहूं, जिन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में लिखा था हिंदुस्तान के 3 दुश्मन। धर्म से नफरत कौन सिखाता है? कौन? बहुत अच्छा हुआ कि आपने गोलवलकर जी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी। उन्होंने किसी के साथ ये नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस्लाम अच्छा किया कि आपने गोलवलकर जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इस्लाम में आक्रामकता है। अब संगीत त्यागी जी, अच्छा किया आपने गोलवलकर जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। इस्लाम की आक्रामकता, और बहुत अच्छा है कि इस्लाम की बंगाल जो है उसमें। अच्छा आशुतोष जी और रागी साहब, नहीं अब मेरे पास एक बड़ा सवाल है, मेरे को प्लीज, समय मेरा खत्म होने जा रहा है और उसमें लोधी साहब आपका भी विचार आएगा और विजय जी आपका तो आएगा ही आएगा। जो हुआ वो हुआ, अब तो परिवर्तन हो चुका है बंगाल के अंदर। क्या यहां से बंगाल का इतिहास, चाहे वो रक्त चरित्र की बात हो या कोई और बात, और सबसे पहले तो यही क्योंकि आज की बहस उसी के ऊपर है, यहां से बदलेगा, राजनीतिक हिंसा बंद होगी, उसको लेकर कदम उठाए जाएंगे, जो करना पड़ेगा किया जाएगा, सबको साथ लाया जाएगा। और लोधी साहब आपको भी जवाब देना होगा। विजय जी पहले आप। देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को पूरे देश के सामने पेश करने का, प्रस्तुत करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को कलंकित करने का काम किया है। जब हमारे देश के मुखिया मंचों पे जाके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि कट्टा और बट्टा की बात करते हैं, तो जो कट्टा विचारधारा, नहीं, मुझे लोधी साहब ये बताइए कि क्या यहां से आप इस बात के पक्ष में हैं कि बंगाल में ये हिंसक राजनीति बंद हो या राजनीतिक हिंसा बंद हो? देखिए, कभी भी कांग्रेस किसी भी हिंसा की पक्षधर नहीं रही है। हम लोग कभी भी इस तरह की चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं, ना चुनाव के पहले करते हैं, ना बदले की भावना करते हैं, ना बदलाव की भावना पे विश्वास लोग हैं। मगर आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बदले की भावना से बंगाल में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आज गृह मंत्री को जवाब देने का समय है, क्योंकि चुनाव के समय चुनाव कराने के लिए जब सैकड़ों एजेंसी, लाखों सुरक्षा कर्मियों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आज ऐसा कौन सा कारण है कि बंगाल जी ठीक है, मेरे पास समय अब उतना बचा नहीं। विजय साहब क्या यहाँ से परिवर्तन आएगा? क्या यहाँ से बंगाल साफ सुथरा होगा? विपिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि ये जो चुनावी हिंसा है इसको हम खत्म करेंगे, अमन चैन शांति विकास की बात करेंगे, माता बहनों की अस्मिता को हम सुरक्षित रखेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन होने के बाद तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कानून के कटघरे में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि बाकी दोषियों को ये पता लगे कि किस तरह से सजा दी जाती है। बहुत बढ़िया। 30 सेकंड विपिन जी, 10 सेकंड। हाँ ठीक है, बोलिए। गांधी जी की हत्या के पास हजारों चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था प्रतिक्रिया में, वो तो हत्या की संस्कृति नहीं थी। जो कश्मीरी ब्राह्मणों को जब मारा जा रहा था, तब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड उन जिहादियों के साथ खड़ा। ठीक है रागी साहब, चूंकि समय मेरा बिल्कुल समाप्त, आप सिर्फ मुझे 10 सेकंड में ये बताइए कि कैसे बंद होगा बंगाल में? रागी जी का हिस्सा नहीं था, अब वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देके आपने वहां पे नहीं, अब बहस का वक्त खत्म हो गया। रागी साहब, कैसे बंगाल का इतिहास बदलेगा? आपका अपना निजी विचार। देखिए, मैं तो मानता हूं कि जो सठम साठ्यम समाचरित जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनकी लिस्ट जरूर होगी। पूरा डिसआर्म, जैसे 370 खत्म करने के बाद पूरे कश्मीर के घर घर में घुस करके उनको डिसआर्म किया गया था जी। पश्चिम बंगाल के अंदर वैसे ही उनको डिसआर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जितने बांग्लादेशी जिहादी हैं उन सबकी नागरिक वहां उनके सबके गौड़िया पॉइंट। सर आशुतोष जी, कैसे लौटेगा बंगाल का गौरव जिसका आप जिक्र कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि ये वही
भारतीय पार्टी है जो हरियाणा के अरे अंदर राम रहीम आशुतोष जी, को हमारे राज्य में बता दीजिए कौन सा बीजेपी छोड़ती है। चलिए क्योंकि अब बहस नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी विजय जी ने आश्वासन दिया है कि यहां से बंगाल के बदलाव की शुरुआत होगी। अब उसे देखना होगा, उम्मीद तो जगानी होगी। ठीक है, कोई उसमें सहमत होगा, कोई नहीं होगा। कल जो घटना घटी वो बहुत शर्मनाक और अफसोसजनक थी, वो तो टीएमसी वाले भी बोल के गए। लेकिन क्या यही टीएमसी, यही कांग्रेस और अब सत्तारूढ़ बीजेपी बंगाल के इस इतिहास से उसे मुक्ति दिलाएगी और एक नया और वैभवशाली बंगाल बनाएगी? इसी पे सबकी नजर होगी और यही सबकी कामना। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी नमस्कार।